सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम मुल्क की मईशत की सूरत हाल पे ही बात करेंगे। हमने देखा कि डॉलर भी कल कम हुआ, सोना भी कम हुआ, लेकिन क्या डॉलर मज़ीद सस्ता होगा? ये वो सवाल है जो हर कोई कर रहा है। क्या डॉलर की कदर में कमी आर्जी है? क्या आप भी डॉलर मज़ीद सस्ता होने का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, डॉलर के रेट्स और गिरेंगे। ये वो जुमले हैं जिसकी बाज़गश्त आजकल सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही है। लेकिन क्या डॉलर की कीमत में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कमी वाक़ई होगी, या डॉलर की कदर मुस्तकबिल में बरकरार रह पाएगी, या फिर महंगाई को ब्रेक लगने, सोने की कीमत में कमी और स्टॉक मार्केट में तारीखी बढ़ोतरी जैसी खबरें आगे भी सुनने को मिलेंगी? क्योंकि ये सब तब्दीलियां आई ही IMF से मुआहदे का होने का जो सिग्नल मिला था उसके बाद हमने देखी हैं। मुआहदा है सिर्फ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा। तो क्या ये सब तब्दीलियां भी आर्जी हैं, स्टैंड बाय हैं, और जैसे ही ये मुआहदा ख़त्म होगा तो क्या फिर से डॉलर की ऊंची उड़ान और महंगाई का जिन बेकाबू हो जाएगा? अभी मुआहदा होने के बाद आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है और इंटर मार्केट में डॉलर फिर तगड़ा होना शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 275 रुपये पर बंद हुआ और आज 278 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी डॉलर ने सिर्फ 2 दिन बाद ही अपने पर फिर से फैला लिए हैं, और ये डॉलर की वो कीमत है जो हुकूमत की तरफ से बताई जा रही है। शेयरों का कहना यह है कि मार्केट में डॉलर इस रेट पर दस्तयाब ही नहीं, हत्ता कि वो अफराद जो सफ़र कर रहे हैं उन्हें भी डॉलर इस रेट पर नहीं मिल रहा। तो फिर डॉलर को लेकर हुकूमती खबरों और शहरियों की बातों में तजाद क्यों है? अभी तो इंपोर्ट भी नहीं खुली और डॉलर फिर से महंगा होना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ने बैंकों को आमदन के बराबर डॉलर की LC खोलने की इजाज़त दे दी है। तो जब इंपोर्ट खुल जाएगी उसके बाद डॉलर का रेट क्या होगा? करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का तो ये मानना है कि डॉलर की कीमत माहौल बनाकर कम की जा रही है। वो ये कहते हैं कि कुछ ही दिन में डॉलर फिर से उड़ान भरना शुरू कर देगा। अगर ऐसा ही है तो क्या मईशत के हवाले से ये मुस्बत खबरें आर्जी हैं? और फिर सबसे बड़ी बात कि टैक्सेस का जो बोझ पड़ रहा है आवाम पर, वो तो वैसे ही उनके लिए पान ला रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, आप तो बड़े दावे करते रहे हमेशा कि डॉलर का रेट मजीद कम होगा, और आप अभी भी यही कहते हैं कि डॉलर कम होगा, लेकिन आज डॉलर क्यों बढ़ गया? इसकी क्या वजह थी? हमारी कौम ना किसी हाल में खुश नहीं है, समझे ना। जब बढ़ रहे हैं तो खुश होते हैं, जब गिरना होता है फिर तनकीद शुरू हो जाती है, क्यों गिरा है भाई, ये आर्जी गिरा है भाई। जब 320 से कम हो के 280 पे आ सकता है, यानी कि 40 रुपये गिर सकते हैं, तो यहाँ फिर थोड़ा बढ़ेगा। डिमांड भी तो होती है, लोग जो पैनिक बाइंग करते हैं, कहते हैं बड़ा सस्ता है। जिन्होंने 315 में रेड कर रहे थे, गिरने का इंतजार कर रहे थे, हमने बताया 270-80 का होने वाला है। तो हो गया। अब उसमें उनको पता चल गया है कि हमने अब बाइंग कर लेनी है। उन्होंने उनकी जब हमें ये भी साथ कह दिया कि 270 के बाद इसका अगला लेवल 250 है, और वो भी होने ही होने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो हम ये कोई खाम दावे नहीं कर रहे, हकीकत में हकीकी दावे होते हैं। और डिमांड और सप्लाई में रेट बढ़ते रहते हैं। 5-10 रुपये का फ़र्क कोई डिमांड सप्लाई में फ़र्क नहीं कहा जाता, जबकि जिस मुल्क के रिजर्व भी सिर्फ 4 अरब डॉलर हो और वहाँ जाके रुपया स्ट्रांग होने, ये समझो अल्लाह का करम है और कुछ भी नहीं है। और हज के मौके पे अल्लाह ने नबी पाक के सदक़े में हजियों की दुआएं और हमारी दुआएं और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की दुआएं कबूल हुई, जो अनहोनी जो कि इम्पॉसिबल करके हमने दिखा दिया। अब आवाम का फ़र्ज बनता है वो थोड़ा सब्र कर ले, इतनी दौड़ में शामिल ना हो, और भी गिरना है इसने। तो वक्ती तौर पे लोगों ने सफ़र भी करना है, हेल्थ भी लेना है, एजुकेशन भी लेना है, तो वो उनकी बाइंग आती है। और ये जो कहना है कि मिल नहीं रहा, ये गलत बात है। कल ये मैं पूछती हूँ ना आपसे मलिक साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं इस रेट पर नहीं मिल रहा। मैं पूछती हूँ, मुझे ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी ज्वाइन करें, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ज़ुबैर साहब, कि आप भी हमारे शो में मौजूद हैं, लेकिन आपसे बात करने से पहले ज़रा एक सवाल मैं इनसे और कर लूँ मलिक बोस्तान साहब से। मलिक साहब, जिस रेट यानी कि जो रेट कल था 275 या आज 278 है, लोग ये कह रहे हैं कि इस पर मिल नहीं रहा हमें डॉलर में महंगा ही मिल रहा है। नहीं, गलत कह रहे हैं। कल हमने 20 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनियों ने इंटर बैंक में सिलेंडर किए। 2 दिन से पब्लिक ले ही नहीं रही थी, हमारे पैसे खत्म हो चुके थे। कल हमने 270 और 272 में सारा सेल किया। अच्छा। आज जब इंटर बैंक बड़ा है, हमारा इसमें कसूर थे, इंटर बैंक के 278 हो गया, तो आज हमने 78 में भी अभी तक $10 मिलियन दे चुके हैं।
आज क्योंकि न्यूयॉर्क बंद है, हमारे फंड जो है जो आज नहीं आए थे वो नेशनल डे कल या दोबारा डॉलर का देखो एक रेला आएगा, दोबारा की गिरेगा वक्ती तौर पे। आज मोदी साहब से पूछें, जब अमेरिका बंद होते हैं तो 2 दिन का गैप आ जाता है जी, फिर हमारे फंड आने, फिर इसी तरह रेट ऊपर नीचे रहेगा। 5-10 रुपए को आप कंसिडर नहीं करें, ये इस मार्केट का हिस्सा है। और इस वक्त जी जी मैं बल्कि आपसे पूछती भी हूँ कि आगे क्या रेट्स होंगे, जरा प्रेडिक्शन भी लेते हैं आपसे। जुबैर मोतीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? एक तो ये मामला कि डॉलर जैसे ही हमने देखा कि IMF से मुआहदा होने के करीब हुआ है, तो स्टैंड बाय है, तो 9 माह का, लेकिन फ़र्क पड़ा हमारी मईशत पर। लेकिन आज जो खबर ये है कि स्टेट बैंक ये कह रहा है बैंकों को कि आमदन के बराबर आप डॉलर LC से खोलें, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और आगे आप क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये सब वादे के सौदे हैं। अभी तो जो अगर IMF का स्टेट बैंक एग्रीमेंट हुआ है, इट इज ओवर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, इसका मतलब $500 मिलियन महीने का आएगा। इससे इतना बड़ा हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर फ्रेंडली कंट्रीज में उनसे भी पैसे आ जाएंगे, UAE से भी आ जाएंगे, सऊदी अरेबिया से भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये सब पैसे मिला के हमारा जो है ना काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक डॉलर का और रुपी पैरिटी का सवाल है, वो तो बिल्कुल देखिए सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा होगी डॉलर की, तो ज्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, चाहे रुपए की कदर कुछ भी हो उसके। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हुआ है कि सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं। अब लोगों ने जब IMF के एग्रीमेंट को सुना तो ओवरवेलमिंगली बहुत अच्छा उनको लगा, और उन्होंने शायद जो पाकिस्तान भेजने के लिए जो पैसे रोके हुए थे वो सारे भेजने शुरू किए, तो सप्लाई बढ़ गई डॉलर की और जो है ना डिमांड कम हो गई। सिंपल तो यही नजर आता है कि भाई यही पोजीशन है। दूसरी जो ये कह रहे हैं साहब, उसके हिसाब से भी आप देखें उन्होंने $20 बिलियन पंप किए हैं, फिर आज भी 10 मिलियन किए हैं ओपन मार्केट में। जब अवेलेबल होगी चीज तो जाहिर उसके रेट तो कम होंगे, उसी हिसाब से रेट कम हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर मैं तो इसको एक बात ये देखता हूँ कि देखिए इस रेट को कंसिस्टेंट होना चाहिए, इस रेट को स्टेबल रेट होना चाहिए। 2-4 रुपए का फर्क तो चलो ऊपर नीचे दुनिया सारी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 20-20 रुपए का फर्क पड़ जाए। और ओपन मार्केट में बैंक रेट के अंदर जब 20 रुपए का फर्क होगा तो हम काम नहीं चला सकते हैं। हम प्लानिंग कैसे करें, हम किस रेट पे LC खोलें? और फिर जो बैंक्स जो हैं वो ये देखते हैं कि 20 रुपए का फर्क ओपन मार्केट में, वो LC खोलने का मना कर देते हैं। मतलब इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं। और जब हमने डॉक्यूमेंट्स रिटायर कराने होते हैं, कोर्ट के ऊपर कंटेनर खड़े हुए होते हैं, उसको हम कैसे, क्योंकि बैंक वाला रिलेक्टेंट होता है कि आज तो 20 रुपए का फर्क चल रहा है, मैं कैसे इसको दे दूं और डॉलर। बहरहाल वो जो भी करते हैं, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, बैंक बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन जाहिर है वो उसके ऊपर कोई ना कोई बहती गंगा में हाथ तो हर एक धोता है। अच्छा, ये हुआ भी है बहती गंगा धोया, और बैंकों ने खूब कमाया। उस पर बाकायदा वजीर ख़जाना ने कहा भी कि हमने शो कॉज नोटिस दिए, जो बैंक इन्होंने इस पर एक तरह से ब्लैक में डॉलर बेचा। ये सारी चीज़ें तो जुबैर साहब होती रहीं। अब आपको क्या लगता है, एक तो LC खुल जाएगी, दूसरे इंपोर्ट जब खोलेगी हुकूमत, तो उसके बाद डॉलर रेट क्या लगता है आपको होता हुआ? देखिए, आज हम अर्लियर बात कर रहे हैं, आज सुबह को रेगुलेटर यानी स्टेट बैंक ने ये कहा है कि सारी LC खुलेंगी जी। अब इस वक्त तक जो मुझे इत्तलात है, अभी भी बैंक रिलक्टेंट है LC खोलने पे। सारे बैंक जो है LC खोलने के लिए तैयार अभी भी नहीं है, क्योंकि दे आर वेटिंग कि भाई ये जो है ना, अगर स्टेट बैंक की अगर गो हेड है तो फॉरेन एक्सचेंज जो इनके पास इनके हिस्से का जो पड़ा हुआ है, अगर इसको कमिट कर देते हैं तो आगे स्टेट बैंक के रिएक्शंस क्या होंगे, उसको आपका जो LC नेगोशिएट कैसे होगी, ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स के ऊपर कैसे पेमेंट्स होंगी। 90 डेज की LC होती है, 60 दिन की होती है, 120 दिन की होती है, तो उसकी कमिटमेंट्स कैसे होंगी। What will be the rate of dollar if you are opening an LC? 90 डेज LC अगर आप खोलते हैं तो 90 दिन के बाद का बैंक कैसे रिस्क लेगा, मतलब वो 10% ऊपर लेगा, 20% ऊपर लेगा, 20% कम लेगा। ये भी सारी चीजें क्लियर होनी बाकी हैं। इट इज प्री मैच्योर कि हम इस वक्त ये बात करें, लेकिन खुशाइन बात ये है, मैं बड़ा खुश हूँ कि स्टेट बैंक ने ये ऐलान किया है कि सारी LCयां सारे बैंक खोलें। अब कितने खोलते हैं कितने ही खोलते हैं, आप एक दिन सब्र करें, कल का दिन जाने दें, परसों ये प्रोग्राम करें तो इंशाल्लाह ताला सारी चीजें जो है थोड़ी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, डॉलर का जो रेट है, इसको अगर हम बात करें इन 4 महीने की, चलें बात कर लेते हैं, या 3 महीने की या 2 महीने की, कहाँ तक जाएगा ये, और आपकी क्या प्रेडिक्शन है मार्केट को देखते हुए कि रुपए की कदर कितनी बढ़ सकती है? देखो, जो मोदी साहब ने फरमाया बिल्कुल असल चीज़ होती है कि आया LCयां कितने % खुलती हैं, और स्टेट बैंक ने साथ ये पाबंदी भी लगा दी है, जिसके बाद जितने डॉलर हैं, दूसरे लफ्ज़ों में चादर दे के पाँव फैलाएं, जितने आपके पास डॉलर हैं इतनी LCयां खोलें, उसमें घाटे नहीं मारें और एडवांस सेलिंग ज़्यादा ना करते हैं। अमूमन बैंक क्या करते हैं,
फॉरवर्ड सेलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और कवर नहीं करते, और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम पैदा होती हैं। जब उन्हें पता है जितने हमने डॉलर सेल किए इतने हमने बाई भी कर लिए, तो फिर कभी भी ऐसा स्पेकुलेशन नहीं हो सकेगी। तो ये अच्छा फैसला है, ये हमने बहुत पहले प्रपोज किया था कि ये आप इनको बैंकों को पाबंद करें। इसके मुताबिक जो उनके पास डॉलर भले खोले, डॉलर आए नहीं तो क्यों खो रहे थे। इसमें फिर आखिर क्या करते थे ये लोग, ब्लैकमेल करते थे हुकूमत को और उनको अपने रिजर्व से देने पड़ते थे। तो अब इस पे तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने अमल कर लिया, तो अब बड़ी स्पेकुलेशन नहीं होगी। और जहाँ तक सप्लाई की तलब है, सप्लाई बहाल करना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। ये अल्लाह का शुक्र है मायदा हुआ है, फंड आए नहीं है और इतना आपने देखा 20 रुपए का फर्क पड़ा है। जब फंड आएंगे तो लाजमी। लेकिन ये बात किस हद तक दुरुस्त है? लोग कह रहे हैं माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, ये बस छठेबाज आगे ऐसे करें, उनके अपने पैसे फंस गए, अब वो माहौल को उसको नाम दे रहे हैं। ये नहीं कहते कि हमारे पास हमने महंगा खरीदा हुआ था इस उम्मीद पे कि महंगा बेचेंगे। हाँ, तो उनकी उम्मीदों में पानी फट गए। तो हाँ, सीधी बात करें भाई, हमने माल महंगा खरीदा, इतना हमें तक होकर नहीं गिर जाएगा। तो वो इस तरह की बातें करें। तो ये हमने तो आज से आपको पता, आपके प्रोग्राम में और मीडिया में मैंने कहा था 1 जून को डॉलर का रेट गिरेगा, 280 तक जाएगा। 280 तक गया, आपने देख भी लिया। और अब मेरा दावा नहीं है, ये मैं समझता हूँ ये जब भी हमारे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान और सऊदीया से 112 अरब डॉलर का मायदा हो गया, और आज उसकी मीटिंग थी, और सऊदी जो इन्वेस्टर है वो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आने वाले हैं। और इसमें पूरी यकीनी तौर पर फैसिलिटेशन जो बनाई गई है कौंसल, वो इसको हेल्प आउट करेगी और इसको यकीनी बनाएगी। इसी तरह हुकूमत ने जो है, सबको पता है कि ईरान से तेल स्मगलिंग होकर हर शहर में एक डिपो बना हुआ था, और हुकूमत को उसको देखते हुए उन्होंने बॉन्डेड स्टोरेज वेयर उसके अलाउ कर दिए। जितने भी हैं वो अपने ड्राई पोर्ट पे और सी पोर्ट पे अपने वेयर बना सकते हैं, और वहाँ से डायरेक्ट पेट्रोल पंपों को और पब्लिक को पाकिस्तानी रुपए में बेच सकते हैं। तो ये हमारा तकरीबन $1 अरब हर महीना सिर्फ ईरान से पेट्रोल डीजल और कई चीज़ें स्मगलिंग होकर आती थी, उसमें रुकावट डाल दी है। और उसका ऑफिशियल यकीनी तौर पर उसका जो है वो डिमांड कम होगी। इसी तरह बार्टर ट्रेड कर दिया है। तीसरा जो है सी पैक का सेकंड फेज शुरू होने वाला है, जिसमें चाइना बड़ा मुतमईन है पाकिस्तान से, और आपको सामने स्पीड ने सी पैक को हीरो करा दिया है, हसन इकबाल को, और मिस्टर आप दिया। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, आने वाली हैं। सिग्नल जो है बंद दरवाजा खुल चुका है IMF की वजह से जो बंद। चलें देखते हैं बंद दरवाजा, ये जो एक ब्रीथिंग स्पेस है मलिक साहब, ये कितने अरसे के लिए हमें मिली? डेफिनेटली अच्छा, जुबैर साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा मलिक साहब, ये जो एक हम बात कर रहे हैं कि ये 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा, अच्छा जुबैर मोतीवाला साहब आ गए हैं। जुबैर साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो ये स्टैंड बाय मुआहिदा जो हमें एक ब्रीथिंग स्पेस दी है इसने, इससे ये आपको आर्जी लगती हैं चीज़ें? और अगर आर्जी हैं तो हुकूमत के इक़दाम क्या होने चाहिए, ख़ासतौर पर इस मईशत के हवाले से, अपने रुपए को मुस्तहकम करने के हवाले से, बिजनेस को मुस्तहकम करने के हवाले से मुल्क में? जी जुबैर साहब। ठीक है, जुबैर मोतीवाला साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और उनसे ये पूछते भी हैं। डेफिनेटली मलिक साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये हुकूमत का लगता है तरजीहात हैं रुपए को मुस्तहकम करने की? मैं समझता हूँ ये अल्लाह का बड़ा कर्म है, बार बार अल्लाह की करूँ कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। ये समझो जो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि रुपया इतना मुस्तहकम होगा और हो गया। तो ये भी मैं समझी शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार यकीनन बात के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मैदे को तकमील तक पहुँचाया। और ये समझो 30 जून आखिरी ओवर चल रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल छक्का लगा के छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान दुश्मनों के और सट्टेबाजों के, जो इस उम्मीद पे बैठे या IMF का माजर जब नहीं होगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, 500 बेचेंगे। तो ये स्टैंड बाई जो अरेंजमेंट हुआ है, होता ये है कि IMF के जितने भी मेंबर होते हैं, कोई नानी आफत आ जाती है तो स्टैंड बाई वो ले सकते हैं। उन्होंने उसी को लिया। सैलाब जो आया था $30 मिलियन की हमारी मैशत हो गई, और यूक्रेन की वार से जो है हमारे साहब ये सारे भी फैक्टर्स डेफिनेटली होते हैं। पॉइंट टेकन, वक्त की कमी है। जुबैर मोतीवाला साहब आ गए। जुबैर साहब, बिजनेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, एक तो ये ज़ाहिर है एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गई है। इस ब्रीथिंग स्पेस में हुकूमत की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 माह की हुकूमत है, आपके ख्याल में कि बिजनेस को भी ज़रा इस्तेहकाम मिले और मईशत को भी इस्तेहकाम मिले? आई कांट हियर यू। कैन यू हियर मी जुबैर साहब? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी आवाज़ आपको आ रही? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर, प्लीज़ कंटिन्यू। आपको ये मईशत की जहाँ तक आप बात करते हैं और ये डॉलर के जो मामला, तो जो ये IMF का एग्रीमेंट है, ये 9 महीने का हमको एक ब्रीथिंग स्पेस मिला है, सांस लेने की जगह मिली है। अब जब ये जो इस जगह पर आज पहुंचे थे, उन नीतियों की वजह से पहुंचे थे, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट हमारे कम हुए, होम रेमिटेंस हमारी कम हुए।
और हमने IT सेक्टर में खातिर पर तरक्की नहीं कर सके। ये 3 फैक्टर्स को हमको कबूल करना चाहिए कि हमने ये नहीं कर सके। अब ये जो आगे वाले महीने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए अभी जो है ना, हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देरीना दोस्त जो हैं, उन्होंने भी मदद करने से हमारे इनकार कर दिया हमें कि आप पहले IMF के प्रोग्राम में अप्रूव हो जाएं, फिर हम आपको पैसे देंगे। इससे बुरी बात तो हो नहीं सकती। वो हुई है और इस दफा IMF के प्रोग्राम के बाद अब हमें उम्मीद है कि वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, अब जब ये बातों को समझ के फिर आगे की बात जब करते हैं तो हमने क्या करना चाहिए? हमने ये करना चाहिए कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए। हमको जो है पॉस्चर क्रिएट करना चाहिए। हमको एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए कि भाई जो इनके प्रॉब्लम्स हैं यूटिलिटी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, गैस के टैरिफ के हवाले से, जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बराबर हमारों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आना चाहिए। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, होम रेमिटेंसेस में आपको मल्टीपल रेट ऑफ एक्सचेंज जो कम बेचते हैं $500 या उससे कम पे, उनको हमको बढ़ा के देना पड़ेगा। जब भी हमें जो गैप है, और एक और बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि इसी 1.5 साल के अंदर हम जो है ना, हमने 7.1 बिलियन ज्यादा डेफिसिट किया पिछले सालों के मुकाबले। तो ये मतलब ये कि 13-14 हमारा रहता था, अभी 7 और ऐड हो गया, तो $22 बिलियन और $23 बिलियन इस साल को हमको पेमेंट्स करनी है दुनिया को। बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम्स हैं, डिफिकल्ट टाइम नहीं हुए। हमने सबको मिलके पाकिस्तान के लिए, हर एक को जो है ना, मैं या कोई और या गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी हैज टू पुल देयर सॉक्स अप। और ये देखना पड़ेगा कि हम वो पॉलिसीज बनाएं जिससे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े, जिससे हम डॉलर ज्यादा ला सकते। एग्जैक्टली। अगर हम उधार के डॉलर लेके खुश हो जाएंगे, चलेंगे ठीक है, हमारे पास आगे और सो जाएं, सोने से काम नहीं चलेगा, वक्त आएगा। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसकी तरफ जाना होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मारूफ बिजनेसमैन ज़ुमैर बोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद, और सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। लाहौर में अगर हम बारिशों की बात करें तो बहुत ही तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। 12 घंटे से मुसलसल बारिशें हो रही हैं और एक और स्पेल आना है। अब तक 300 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो कि नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, दर्सगाहें हों, घर हों, मॉल्स हों, हर तरफ पानी ही पानी है। और रेलवे कॉलोनी में भी छत गिरी है, एक तरफ बच्ची डूब के जाँ बहक हो गई है। अब तक 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है? नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी शौकत, आगाह कीजिएगा, कितनी बारिश अब तक हो चुकी है और क्या सूरत हाल है लाहौर में बारिशों की? यह लाहौरियों के लिए बड़ा एक भारी दिन कह सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी का समय है लाहौर में। आज सुबह 3:25 में बारिश शुरू हुई थी और अब तक जो बारिश है उसकी अगर जो बात करें तो 291 मिलीमीटर बारिश जो शहर के बिल्कुल वस्त में लक्ष्मी चौक वाक़या के साथ गोवाल मंडी है वहाँ पर हो चुकी है। और इसके अलावा अगर जो बात करें तो करतवा चौक में 271 मिलीमीटर बारिश हुई है और शहर के 20 जो मारूफ मकामात है वहाँ पर 250 मिलीमीटर से लेकर 260 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। तो बारिश इस कदर शदीद है कि अंडर पासेज जो है उनमें पानी भर गया, घरों में पानी दाखिल हो गया, ताजपुरा मुगलपुरा में, और तकरीबन 7 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हो गए। रेलवे कॉलोनी में छत गिरने से एक मासूम बच्चे समेत मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, 110 जो हैं इसके ट्रांसफार्मर वो ट्रिप कर गए हैं। बिजली बंद है पूरे शहर में, पानी नहीं मिल रहा। निकासी के हवाले से क्या इकदाम कर रही है हुकूमत? नक्कासी आपके लिए इंतजाम तो कर रहे हैं, इन्होंने तैयारी कर रखी थी, तमाम महकमों को ऑन बोर्ड ले रखा था और प्राइम मिनिस्टर भी इस बात में बहुत ज्यादा केयरफुल थे। उन्होंने कह रखा था कि अंडर पासेज में पानी नहीं भरना चाहिए। उन्होंने एक इंक्वायरी भी होल्ड कर रखी थी जब 26 तारीख को बारिश हुई है। तो लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा है और 10 घंटों में इसने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इस बारिश के आगे इंतजामिया अभी तक बेबस दिखाई दे रही है। अलबत्ता यह कि जो पॉश एरिया है वहाँ पर पानी निकाला जा रहा है और कच्ची बातें हैं उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो बेचारे लोग ना खवातीन जो घर में दाखिल हो पा रही हैं, लोग बड़े परेशान हैं। ज़ाहिर है लोग ना घरों में जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, इतना पानी है। आगे मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? शौकत अली, आप आगे मौसम की सूरत हाल जानेंगे। महर साहबजादा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल हैं लाहौर महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया आपका। महर साहब क्या बताएंगे आप? एक और स्पेल आना है, कितनी बारिश हो सकती है? ये देखें, ये तो हमने फोरकास्ट 2 तारीख को इशू की थी कि 3 से 8 तारीख तक वक्फे से जो है अच्छा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ये लाहौर अभी इफेक्ट हुआ है। और अभी जो बारिशों का ज्यादा स्पेल जो हम देख रहे हैं ना, वो भी कैचमेंट एरियाज पे है। अच्छा। वो दरियाओं में तगयानी का बहस भी बनेगा। लेकिन देखें जी, बारिश रात को भी आ सकती है, लेकिन लगता है कि इतनी इंटेंसिटी की शायद अल्लाह ताला करे कि ना हो। ये 300 मिलीमीटर की बारिश हो गई अभी तक लाहौर में, आप ये कह रहे हैं सेकंड स्पेल थोड़ा हल्का होगा?
सेकंड स्पेल ये अभी ये भी नहीं आएगा भी नहीं, या वक्फा होता है या कल आता है, लेकिन जो हम इम्कानात अब जाहिर कर रहे हैं ना, ज्यादा बारिशों का जो है ना, वो हमारे कैचमेंट एरिया जो दरियाओं के है ना, जी जी, उनमें ज्यादा इम्कान है। अच्छा, तो और आप ये कह रहे हैं कि ये तारीखें यानी कि 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक है बारिश का इम्कान? बारिश जो है ना वो होती रहेगी। पंजाब अच्छा। के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये अभी 8 तारीख तक चलेगा। इसमें किसी वक्त भी कोई बारिश हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये कितने साल रिकॉर्ड टूटा है मेहर साहब लाहौर में बारिश का? मेरा ख्याल है तो रिकॉर्ड तो 30 साल में जो हमारे एक होता है, नॉर्मल होते हैं 30 साल के, उसमें यानी ये 10 घंटे का रिकॉर्ड है, कोई 24 घंटे का रिकॉर्ड नहीं। 24 घंटों में तो शायद ज्यादा भी बारिश हुई है। जो पिछला स्पेल था वो 24 घंटे का था, जून के महीने का था। ये आप कह रहे हैं कि ये 10-12 घंटे का ये रिकॉर्ड है जो टूट गया है। बहुत शुक्रिया मेहर साहब, दादा खान साहब हमारे साथ। और वो ये कह रहे हैं कि अगला स्पेल थोड़ा हल्का होगा, हो सकता है कि हल्की बारिश हो सकता है, तेज़ बारिश हो, लेकिन जैसी ही बारिश हो सबको अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब इस खबर में हम बात करेंगे कोर्ट की खबर की। और कोर्ट की खबर में आज हमारे पास 2 खबरें हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चेयरमैन PTI की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ उठाया गया था, एतराज़ का मामला था, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं। तो क्या मामला हुआ, चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स क्या दिए नोटिस जारी करने पर, और ये सारा मामला आज क्या हुआ, हमें ज्वाइन करें एहतशाम कियानी। और है सुप्रीम कोर्ट में आज तुर्की के सफ़ीर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के नए हॉल का इफ्तिताह किया। इस पर हम बात करेंगे तैयब बलोच से, लेकिन पहले एहतशाम कियानी आप बताइएगा, चेयरमैन PTI की तरफ से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ उठाया गया था, आज क्या कुछ हुआ उसमें? देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस है जो कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दायर किया, और सेशन अदालत ने उसे काबिल समाअत करार दिया कि ये दुरुस्त तौर पर फाइल किया गया केस है, और उसमें प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी। उसके खिलाफ 4 मुख्तलिफ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो दरखास्तें सुनी और तय ये पाया कि उनमें से एक दरखास्त जो है जिसमें एतराज ये है कि ये रेफरेंस काबिल समाअत ही नहीं है और नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की गई है, उस पर दलाइल सुने गए और फैसला महफूज कर लिया गया। इस दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ ये मिला कि तोशाखाना रेफरेंस का जो ट्रायल था सेशन अदालत में उसे रोक दिया गया। लेकिन जब ये फैसला महफूज हो गया तो उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर और वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये केस सुनने से माजरत करें और केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। आज इस मुतफरिक दरखास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने पहले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर को ये एडवाइस की कि इस दरखास्त को अभी रहने दें, बाद में इसे देखेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराजात हैं उनको बरकरार रहने देते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इसरार किया, उन्होंने कहा कि उनके जो मौक्किल हैं उन्हें इस बात की ताकीद की है कि इस दरखास्त को डिसीजन तक कर जाए, जिस पर अब चीफ जस्टिस ने इस केस में जो फरीक हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और उनसे मुआवनत तलब की है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है कि ये दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दी जाएं या नहीं। अब आइंदा समाअत पर अब इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने देना है और दूसरा अदालत ने यह भी दिया। ठीक है एहतशाम कियानी, सुप्रीम कोर्ट में तुर्की के सफ़ीर आए और जो सुप्रीम कोर्ट बार का नया हॉल था उसका ना सिर्फ इफ्तिताह किया गया बल्कि साथ ही साथ जो तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं बेहतरीन ब्रादराना, उस पर भी बात की गई। तो क्या कुछ आज रहा, तैयब बलोच से जानते हैं। जी तैयब।
जी, दरअसल मामला कुछ यूँ है कि तुर्किया कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एजेंसी जो है, जो पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में स्पेशली जो है वो वेलफेयर के काम करती है, तो उसने जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वकला के लिए एक नया हाल तमीर किया। तो अब जब हाल तमीर हो चुका था तो तुर्की के सफ़ीर बज़ाते ख़ुद जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हाल का इफ्तिताह किया। और हाल का इफ्तिताह करते हुए तुर्किया के सफ़ीर जो हैं डॉक्टर महमद पेकची, उनका जो है ये कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के जो हैं वो बरादराना तल्लुकात हैं और ये तल्लुकात कोई आज या कल के नहीं बल्कि 16वीं सदी से जो हैं वो शुरू हुए। और उन्होंने कहा कि आज भी तुर्क आवाम जो है वो पाकिस्तानियों को जो है अच्छे अल्फाज में याद करती है, क्योंकि जब तुर्की के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त पड़ा तो उस टाइम जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने जो है हमारी भरपूर मदद की। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि हम जो फरवरी के अंदर ज़ल्ज़ला आया था तुर्की में, उस हवाले से भी पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो दिल खोल कर हमारी इमदाद की है। तो उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान और तुर्की जो हैं ये दो अलग कौमें ज़रूर हैं, लेकिन इनके दिल जो हैं वो एक साथ धड़कते हैं और अगरचे नाम डिफरेंट हैं लेकिन हम एक ही लोग हैं। हम इस रिश्ता इस्लाम में भी बंधे हुए हैं, हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो कल्चर है और हमारा वो सारे जो हैं हमारे अंदर हम आहंगी भी है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक ने और दोनों नेशन ने एक दूसरे को फेवरेट नेशन का भी दर्जा दिया हुआ है। तो ये तुर्की के जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो है वो वकला के लिए नए बार रूम का इफ्तिताह करते हुए जो है ये अल्फाज कहे। और इस हवाले से जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने जो है वो तुर्किया के सफ़ीर का जो है वो शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अगरचे तुर्की जो है वो अंदोनाक ज़ल्ज़ले का शिकार रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तुर्किया की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला का जो नया हाल है उसको तमीर किया गया, उसकी तज़ीन व आरइश की गई, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा ये चीज़ इसकी गमाज़ी है कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो कितने बेहतर और अच्छे दोस्त मुमालिक हैं। इसके साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से जो है वो तुर्किया में जो ज़ल्ज़ला आया था उस हवाले से उन्होंने जो है वो चेक भी जो है वो पेश करने का इंदिया दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से तुर्की के अवाम के लिए जो है हमारी थोड़ी बहुत ये जो है हेल्प है वो हम करना चाहते हैं। तो यूँ सफ़ीर का भी शुक्रिया अदा किया गया, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को जो है वो अब एक जदीद और बैठने के लिए जो है वो एक आरामदेह हाल जो है वो मुयस्सर आ चुका है और इस सब का क्रेडिट जो है वो तुर्किया कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एजेंसी को जाता है। ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया। हमें बता रहे हैं कि हम एक संगे मील है तुर्किया कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एजेंसी जिसकी तवस्सुस से ये सारा मामला हुआ और तुर्की के सफ़ीर आए आज इस नए सुप्रीम कोर्ट का जो हॉल था ख़ास तौर पर उसके इफ्तिताह के लिए, और ये सारी सूरत हाल हमें तैयब बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ एहतशाम कियानी भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और एक और मामला है, बड़ा अहम मामला है कराची में पेट के अमराज का, और गैस्ट्रो की वजह से कई अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, सैकड़ों बीमार हो चुके हैं। एक खातून भी जाँ बहक हुई हैं इस गैस्ट्रो के मर्ज़ की वजह से। कई लोग हैं जो कि इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए हैं। ना सिर्फ एक जगह हम एक इलाके की बात करें बल्कि कई इलाके हैं शहर के जहाँ पर पीने के पानी में भी और वैसे भी पानी में ये मर्ज़ आ रहा है। आलूदा पानी भी इसकी एक वजह है, गैर मयारी खुराक जिसकी वजह से गैस्ट्रो का मर्ज़ तेज़ी के साथ कराची शहर में फैल रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद रसूल साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC के। बहुत शुक्रिया शाहिद रसूल साहब आपके वक्त का। कितने मरीज़ आ चुके हैं अब तक गैस्ट्रो के? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से आए हो? असल वजह गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैलने की खासतौर पे इस सीजन में वजह ये है कि गर्मी की वजह से खाना स्पॉइल जल्दी हो जाता है और लोग अक्सर खाना दोपहर का सेव करके रात को खाते हैं या रात का बना हुआ खाना सुबह में खाते हैं, तो उसमें इतनी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है कि जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया का मर्ज हो जाता है। और इससे प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एटलीस्ट ये जो सीजन है बिटवीन मार्च टू अक्टूबर, इसके दरमियान बिल्कुल फ्रेशली मेड खाना खाएं। जो भी ब्रेकफास्ट करना है वो उसी वक्त तैयार करें, लंच भी तैयार करके 1 घंटे 2 घंटे में उसको कंज्यूम कर लें, और इसी तरह रात का खाना। एक और वजह जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज्यादा फैलने की वजह है, बारिश का सीजन है, पानी में कंटेमिनेशन होती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, पानी फ्रेश इस्तेमाल करें। बाहर खाएं तो चटनियाँ, रायते,
मेक श्योर कि वो साफ पानी से बने हों या उनको अवॉइड किया जाए। जो बाहर दुकानों पे बना हुआ खाना है उसके साथ भी यही है कि वो बन के कहीं और किचन से आता है, या अगर वहाँ भी बनता है तो उसको काफी देर तक स्टोर किया जाता है और फिर कस्टमर्स को दिया जाता है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फैल जाती है कि खाना स्पॉइल हो जाता है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बाइस करता है। तो डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं कि ज्यादा मरीज किन किन इलाकों से आ रहे हैं गैस्ट्रो के? मेरे ख्याल से तो पूरा कराची इफेक्टेड है, लेकिन मेरा चूंकि कैचमेंट एरिया जिना अस्पताल का ज्यादातर कोरंगी, लांडी थोड़ा बहुत, तो इसके अलावा ये सुल्तानाबाद वाला एरिया है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा कंटेमिनेटेड, ज्यादा केसेस जो हैं ये यहीं से आ रहे हैं हमारे पास। और जिस तरह आपने पहले बताया कि मार्च अक्टूबर थोड़ी एहतियात करें लोग, खासतौर पे रखा हुआ खाना या बाहर का खाना, तो ये कोई खास मौसम होता है जिसमें गैस्ट्रो फैलता है? देखिए, गैस्ट्रो का सीजन तो यही है, मैंने जैसे बताया कि अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक जब गर्मी ज्यादा होती है, खाने के स्पॉइल होने का खतरा ज्यादा होता है, इसी वजह से। और इसमें ज्यादातर तो शहरी खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हुकूमत का तो शायद इतना इसमें रोल नहीं है, लेकिन अगर आवाम या लोग खुद अपने तौर पे फ्रेशली मेड खाना कंज्यूम करें, सिंपल खाने खाएं, गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें अवॉइड करें, और अगर थोड़ा सा भी फील करें कि तबीयत खराब हो रही है या डायरिया का एपिसोड है, तो बजाय खुद से, मैंने अक्सर औकात देखा है कि लोग फ्लैजिल खाते जाते हैं। अच्छा, फ्लैजिल जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इलाज नहीं है, उसके लिए दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो डॉक्टर से मिल के कोशिश करें कि फिर अगर डायरिया कंट्रोल है या बहुत ज्यादा एपिसोड हो गए तो फौरी तौर पे अपने आप को रिहाइड्रेट करने के लिए ड्रिप्स लगती हैं और उसके साथ आईवी एंटीबायोटिक या ओरल एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह भी ख्याल रखा जा सकता है। लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। रसूल साहब हमारे साथ थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC, और वो भी यही कह रहे हैं कि असल जो मामला है वो हमारा है कि हम एहतियात करें, क्योंकि अभी आपने देखा कि ईद उल अज़हा का सीज़न गुजरा, गोश्त रख के भी हम खाते हैं, पका के भी रखते हैं, और फिर बारबेक्यू और फिर बाहर के खाने, और ख़ासतौर पर पानी को बॉयल करके पीजिए, और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। अगर आपको गैस्ट्रो का मर्ज़ हो गया है या पेट की कोई भी बीमारी आपको हो गई है तो थोड़ी सी एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो ये सारी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इस मर्ज़ की, तो इसमें एहतियात ही वो वाहिद चीज़ है कि वो उससे हम बच सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और कुछ बढ़ती हुई लोड शेडिंग की बात करते हैं। ना सिर्फ लोड शेडिंग बढ़ रही है बल्कि बिजली भी महंगी हो रही है, और IMF ने जब से नब्ज़ पर हाथ रखा है, हुकूमत बिजली के निर्खों में इजाफा किए चले जा रही है। गरीब आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं, और यहाँ नेपरा ने एक बार फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.90 का इजाफा कर दिया है। और सितम सिर्फ ये नहीं कि बिजली महंगी हो रही है, बल्कि सितम ये भी है कि बिजली महंगी भी है और मिलती भी नहीं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बिजली के सार्फिन इस वक्त लोड शेडिंग के तवील दौरानिये से परेशान हैं। उधर गर्मी में भी गैर मामूली इजाफे से शहरियों की जान पर बनाई है। गरीब आवाम को सुख का एक लम्हा मैसर नहीं। बिजली जाती है तो बच्चे भी सोते हैं, उठकर बिलकते हैं, और माएँ हाथ का पंखा लेकर उन्हें झलने लगती हैं। बिजली आने के इंतजार में दिन रात कट रहे हैं, और जब महीने के आखिर में बिल आता है तो वो इतना ज़्यादा होता है कि एक आम आदमी के लिए अपनी तनख्वाह से दीगर खर्चों के साथ ये बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। कारोबार जो पहले ही तबाह है, अब तक बिजली की घंटों बंदिश से दिवालिया होने के दहाने पर है। उधर माहिरीन मईशत ये कह रहे हैं कि IMF से स्टैंड बाय मुआहदे के बाद बिजली के निर्खों में मज़ीद इजाफे के इम्कान है। आवाम पहले ही इस महंगी बिजली के बोझ तले दबे हुए हैं, जो उन्हें मिलती भी नहीं। अगर बिलों में मज़ीद इजाफा किया जाता है तो कैसे एक आम आदमी अपनी तनख्वाह से ये बिल अदा करेगा। उधर तशवीशनाक बात यह भी है कि बिजली के भारी निर्खों के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 11 माह में 18% इजाफे के बाद मई के आखिर तक 26 खरब 50 अरब रुपए तक पहुंच। अब इस सूरत हाल में जो मनमानियां हैं नेपरा की, ओके इलेक्ट्रिक की, वो भी अपनी तरफ हैं। अवाम इस पर क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गर्मियों की छुट्टी इसलिए दी थी कि चले बच्चे अपने घरों में आराम कर सकें, या घरों में आराम बच्चों ने क्या करना, उनको बिजली नहीं फराहम हो रही। बिजली आएगी तो बच्चे आराम करेंगे ना जी। पहले ही देखें जी, गर्मी की लहर इतनी तेज़ है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। ऊपर से जो रही से कसर जो है वो ये वापडा वालों ने पूरी कर दी है। बिजली की लोड शेडिंग 10-10 घंटे की अब हो रही है। हम लोगों को कितनी अजियत दी, हम बिल नहीं भरते, हम टैक्स नहीं देते,
हर चीज करते हैं हम लोग, हर चीज देते हैं। घर पे आते तो लाइट ही नहीं होती। अब एक हार्ट पेशेंट जिसके चारों वाल जिसका बाईपास होने लगा, वो घर पे कैसे रहेगा मुझे बताओ। नहीं देखें, गवर्नमेंट के पास जब पैसे नहीं होंगे वो कैसे अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी तभी तो बेटर परफॉर्म कर पाएगी। काम तो ये है कि चलता नज़र ही नहीं आ रहा, ना कुछ सूरत हाल आगे नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ लाइट की रह कि लाइट तो बिल्कुल नायाब हो चुकी है। अगर 10 बजे शॉप्स बंद कर रहे थे फिर भी आधे दिन की लोड शेडिंग है। 8 बजे करेंगे फिर भी यही निज़ाम है। सब तरीक़ेकार समझ से बाहर है। बिजली तो एक तो है नहीं, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा इन्होंने कर दी और बिल इतने बढ़ा दिया, अभी फिर बिजली के रेट बढ़ा दिए और एक छोटे घर का बिल 8 से 10 हज़ार रुपये आ रहा है। बिजली का बिल तो अगले महीने मैंने खुद 13,800 रुपये जमा किया इस महीने पर, तो फिर भी ये लोग कह रहे हैं बिल मतलब बिजली और महंगी हुई है। तो आला खुदा को पता है और कितना तकरीबन कितना बिल 20 तक तो पहुँचेगा। 4 घरों ने अगर डायरेक्ट कुंडा लगाया हुआ है और 36 घर जो है वो बिल दे रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? उनके बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, मतलब वजू के लिए पानी नहीं होता घर में, आदमी क्या करेगा? इस कदर परेशानी। ईद के दिन आप देख लो कि पूरे मुल्क में लाइट ही नहीं थी। 6 घंटे दे रहे थे, उसमें से 12 घंटे लाइट थी ही नहीं। लोगों को ना पानी ना कोई बिजली पे कोई हवा खा सके, बंदा पसीनों में नहा रहा है। इनको सिर्फ पैसे चाहिए। क्या घरेलू क्या कमर्शियल सार्फिन सभी परेशान हैं। बिजली जाती तो है लेकिन आने की कोई औकात नहीं है। ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है। एक और मामला है जिसने बहुत ही तकलीफ़ पहुंचाई मुझ समेत तमाम लोगों की, जिसने ये वीडियो देखी। और जराइम में हम देख रहे हैं कि इजाफा ही होता चला जा रहा है, लेकिन जराइम की रोकथाम के लिए हमें कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर एक वीडियो मंजर आम पर आती है और ये ब्लॉक 4 है और वहाँ पर एक शख्स जो कि बाइक पर आता है, उस बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई नहीं है और वो वहाँ पर उस गली में एक लड़की जो कि जा रही है उसे सरेआम ज़्यादती की कोशिश करता है। इतनी अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि लोग क्या घरों से बाहर निकलना छोड़ दें? आखिर उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार कौन है? और इस पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ? ज़रा हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदा से। सालिक, एक तो ये बताइए वाक़या कब का है और क्या पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज किया? हाँ जी, पुलिस को काम के मुताबिक जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है इसके मुताबिक ये वाकया 3 जुलाई की दोपहर 11:30 बजे के ये वाकया है, जो गुलिस्तानी जौहर के इलाके ब्लॉक 4 हुसैन हज़ारा जो मुगल हज़ारा गोट है उसके जो अकबी गलियां हैं, जो अब बंगलों की जो गलियां, वहाँ पर ये वाकया पेश आया था। और पुलिस को काम ये कह रहे हैं कि इस वाकये की फुटेज सामने आने के बाद किसी भी जो शख्स है उसने रब्ता नहीं किया पुलिस से कार्रवाई के हवाले से। पुलिस को काम का ये दावा जरूर है कि वो अपने तय इस मुलजिम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और अतराफ के जो इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए इस मुलजिम को ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आसपास की जो गलियां हैं बेंगलोर उनकी सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है। क्योंकि वीडियो में मुलजिम का चेहरा तो उसने नकाब के जरिए छुपाया है फेस मास्क के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि उसकी जो जिसामत है, हुलिया है, उसके जरिए पुलिस को काम ये कह रहे हैं कि वो मुलजिम को ट्रेस आउट करने की कोशिश करेगी। मुलजिम का जो रिएक्शन था, उसका जो बिहेव था, वो एक टोटल साइको पेशेंट की तरह था, जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने जो हरकत की है। पुलिस को काम यही कह रहे हैं कि वो उस लड़की को भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ ये वाकया पेश आया, लेकिन ताहम उस लड़की की अभी तक तलाश नहीं हो सकी थी। किसी ने मुकदमा दर्ज भी नहीं करवाया और पुलिस भी इस शख्स को तलाश करने की कोशिश कर रही है। सालिक शाह, बहुत शुक्रिया। इस वाकया हम बहुत ज़रूरी है इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, सजाएं दी जाएं ताकि लोग अपने घरों से बाहर महफूज रहें और महफूज तरीके से बेखौफ ख़तर निकल सकें। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन
57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।